चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यह एक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है, अर्थात यह जो बॉन्ड है वो मतलब इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं इट इज नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहला हमारा ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इट इज अ टाइप, ये एक प्रकार का interaction between hydrogen donor and hydrogen acceptor, ठीक है। ये जो है एक प्रकार का हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड के बीच में होता है। तो इसमें कुछ बातें जैसे मैंने कही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले जो बात रखी मैंने, ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होता है, एक तरह का इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन, एक दूसरे के प्रति झुकाव। इसमें एक हाइड्रोजन डोनर होता है और एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड्स होते हैं। अब है दूसरा जो अगला पॉइंट आता है कि हाइड्रोजन डोनर है ना, हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर elements shall be या फिर must be electronegative in nature। स्पष्ट कहता है कि हाइड्रोजन डोनर या हाइड्रोजन एक्सेप्टर निश्चय ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में रहेंगे ये सभी। जैसे कि एग्जांपल में अगर कहें हम लोग, एग्जांपल लें तो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरह के एलिमेंट होने चाहिए, इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन का लेन देन होगा। अब अगला जो पॉइंट है उसमें पॉइंट क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, इज अ वीक इंटरेक्शन है ना, ये कमजोर इंटरेक्शन है। बट व्हेन इट्स नंबर, इनकी संख्या अगर बढ़ने से शुरू हो जाए, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल अगर इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाए इन मॉलिक्यूल, तो फिर क्या होता है, इसका जो ताकत है वो भी बढ़ता है, इसकी ताकत जो है वो भी बढ़ती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड वो भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से है, अकेले कमजोर होता है, जो हम लोग सब जानते ही हैं कि कोई भी इंसान अकेले हो तो वीक रहता है, लेकिन जब वो समूह में आ जाए उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये बात यहाँ पर भी है, जब अकेले रहेगा तो ये वीक पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ग्रुप में बहुत सारा रहेगा वैसे ही ये ताकतवर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम कहें क्या, बड़ा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप सब लोग पढ़े ही होंगे इस एग्जांपल को कि एडेनिन जो है यह पेयर करता है थाइमिन के साथ, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ग्वानिन जो है ये पेयर करता है साइटोसिन के साथ, और यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो दोनों में ताकतवर कौन होता है, किसमें ज्यादा ताकत रहता है, किसको खोलना कठिन होता है? तो हमारा आंसर होता है कि जीसी कॉम्बिनेशन को ओपन करना टफ होता है, अर्थात एटी कैन इजीली बी मेल्टेड, आराम से हम लोग ओपन कर सकते हैं, किसके तुलना में, जीसी की तुलना में। क्यों? तो आंसर यहाँ पर होता है कि इट हैज मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन
80 से ज्यादा है, इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा वो मॉलिक्यूल का स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये तो बेसिक कुछ लिटरेचर की बातें होती हैं। अब जो अगला इसमें पॉइंट आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में के लिए क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का जो शर्त है वो शर्त है एक हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए और एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि जो एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इन 3 शर्तों के साथ ही कोई काम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए देखा जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इन, मतलब ये हम कह सकते हैं कि कैन बी फॉर्म्ड इन वाटर और विदाउट वाटर। मतलब ये वाटर में भी बन सकता है और जहां पानी नहीं है वहां भी बन सकता है। इसका मतलब वाटर इसके बनने के लिए जरूरी नहीं है। चलिए, ये तो कुछ बेसिक इसके थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम सब लोग जानते हैं। अब जो होता है हमें थोड़ा सा देखना होता है कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा एक आधे स्ट्रक्चर बनाकर अभी इसको देखते हैं कि कैसे बॉन्ड बन जाता है। आप सब लोग को मैंने अगर एक पेप्टाइड का सीक्वेंस बताया है वो आपको ये सीक्वेंस याद होगा। ठीक है, यहाँ है ऐसे, ठीक है। देखो जी, जितना अभ्यास स्ट्रक्चर का होगा ना उतना आपकी पकड़ बढ़ेगी। यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये इसका हाइड्रोजन है, ये R2। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, फिर है R3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये कार्य चल रहा है। यह एक पेप्टाइड है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पेप्टाइड का जो अपना कोर एरिया होता है वो इस प्रकार से होता है, जो कि लीनियर होता है और इसमें रिजिडिटी होती है बिकॉज ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप इसके साइड चेन को गौर से देखिए सब लोग, और हमें बताना है कि साइड चेन में कहाँ कहाँ है जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो सकता है या डोनर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। कौन हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो सकता है और कौन हाइड्रोजन डोनर हो सकता है, हमको इस पर तो ये देखिए, ये हो गया ऑक्सीजन। बढ़िया, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब ये ले सकता है, ये हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। दूसरा जो ग्रुप है वो है आर ग्रुप। ठीक है, दूसरा जो है वो है अल्काइल ग्रुप। बट अल्काइल ग्रुप के पास कुछ पता नहीं चल रहा है क्या कंडीशन है, इसलिए ये ना तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है अभी और ना हाइड्रोजन डोनर है। ठीक है, फिर तीसरे की ओर बढ़ते हैं, ये है हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग कह रहे हैं ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब हो गया इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, इसका मतलब हो गया कि अपना हाइड्रोजन दे सकता है। जैसे ये बात हुई, ये हो गया हाइड्रोजन डोनर। करेक्ट। और इस प्रकार से फिर अगले पायदान पर पहुंचते हैं, तो फिर यहाँ पर हमको ऑक्सीजन दिखता है, और फिर ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ले सकता है। देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास भी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी फिर हाइड्रोजन डोनर के रूप में तत्पर रहेगा। अगर कहीं देना होगा हाइड्रोजन तो शेयर करेगा हाइड्रोजन डोनर। इस प्रकार से एक प्रोटीन में ही अगर हम देखें, पेप्टाइड में ही देखें, तो हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में जो साइड चेन है आर ग्रुप, उसके बारे में कुछ तय नहीं कहा जा सकता है। तय इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जब तक हम अमाइनो एसिड को देखेंगे नहीं तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो कार्बोक्सिलेट, जो पेप्टाइड बॉन्ड जहां बना है वहां जो कार्बोक्सिलेट है, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड यही बना है ना, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बना है, यहाँ जो कार्बोक्सिलेट और अमीनो ग्रुप है उनके बीच का जो स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो हमको ये समझ में आ जाता है। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन
डोनर है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। यहाँ किसी को अगर सवाल पूछना है तो अब हम इसको मिटाते हैं और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग इस इंटरेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। अब गौर करिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं कि एक स्ट्रक्चर है जहां पर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक सामने जो है वह ऐसे ऑक्सीजन है। बढ़िया। तो हम लोग फटाफट लिखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो ये जो हो गया ये डोनर हो गया। क्या हो गया? ये डोनर। तो इससे हाइड्रोजन डोनर, और ये ऑक्सीजन ही है सिर्फ, तो ये हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब इन दोनों के बीच एक इंटरेक्शन शुरू होगा और उस इंटरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डैश डैश से, ठीक है। कभी भी इसको हम लोग एक यूनिफॉर्म लाइन नहीं देते हैं। जब देंगे इस प्रकार से, अब जैसे डीएनए में हम लोग ATGC लिखते हैं तो लिख देते हैं हार्ड लाइन से, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इसी प्रकार से बनता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को इसी तरीके से डैश डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया। अब जो अगला हमारा स्ट्रेटजी है उसमें देखिए, अब हम इसी डायग्राम में बदलाव कर रहे हैं। अब क्या है, गौर करिएगा, ओ एच, हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ठीक है, और सामने जो है वो है डबल बॉन्ड ओ, कीटो ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन ही है, दोनों जगह ऑक्सीजन ही है। लेकिन शर्त क्या है हमारा, कि हम ये नहीं देखेंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हम देखेंगे हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है कि नहीं। तो बिल्कुल हम कहेंगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर है और यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। जैसे ही ये बात बोलेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में भी ये काम हो सकता है। और इसके उपरांत क्या होगा, इसके उपरांत होगा कि हम इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक, हो गया मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर तैयार। इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो शर्त है, जो हमारा शर्त है वो है कि हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए, हाइड्रोजन एक्सेप्टर होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। वो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में भी कर सकता है और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच के एलिमेंट्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सामान्यतः किसी तरह का एंजाइम नहीं ही चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सामान्यतः किसी तरह का एंजाइम ऐसा नहीं ही चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि कोई वहां एंजाइम हो, ठीक है ना। लेकिन कई बार लोग एंजाइम की मदद से मतलब इन एलिमेंट्स को एक दूसरे के सामने लाते हैं। ये जो है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारा वो एंजाइम इंडिपेंडेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग इज एंजाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ये जो मैंने टर्म लिखा तो स्टूडेंट के मन में ख्याल आता है, सर कैसे आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये एंजाइम इंडिपेंडेंट है। यह एक इंटरेक्शन है और कोई भी इंटरेक्शन के लिए आपको कैटालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेक्शन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, डीएनए में तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जी हाँ, डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ती है, बट डीएनए पॉलीमरेज ही हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाए, ये इसके लिए कोई जरूरी बात नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेलेक्ट करता है करेक्ट बेस पेयर को टेम्पलेट रीडिंग करके, और तब वह उसको इस प्रकार से सेट करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए।
सेट करता है टेम्पलेट्स और प्राइमर को, वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इसलिए डीएनए को चाहे तो आप बाय फोर्स ताकत लगाकर भी उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को खोल सकते हैं। करेक्ट? मतलब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को के लिए अलग से कोई एंजाइम का प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एंजाइम इंडिपेंडेंट है। इसके लिए कोई डायरेक्ट ऐसा एंजाइम नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे है ना कि पेप्टाइड बॉन्ड के लिए एंजाइम चाहिए, पेप्टिडेज चाहिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए ग्लाइकोसाइडेज चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर of proteins and nucleic acids depend on hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही इनकी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखिए कैसे फटाफट ये आपस में बनता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग दिमाग में रखकर चलते हैं। अब जो चलते चलते इसमें कहते हैं कि यदि आपने कभी डीएनए का स्ट्रक्चर अगर बनाया ही होगा, तो बच्चे का पॉपुलर का, तो एक स्ट्रैंड ऐसे और दूसरा स्ट्रैंड भी ऐसे मूव करता है। अगर आपने कभी प्रोटीन का डबल हेल्थल स्ट्रक्चर बनाया हो, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हो, प्रोटीन का भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। जैसा डीएनए का दिखता है वैसा ही उसका भी दिखता है। तो लोग बोलते हैं कि इसका हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों होता है, ठीक है ना। तो हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों होता है, हेलिकल क्यों होता है, उसका जो आंसर है वो है कि वेरियस लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो अलग अलग छोटा बड़ा जो लेंथ होता है ना, उसके कारण ये धीरे धीरे टेढ़ा होना शुरू होता है। आप सबने जापानी पंखा बनाया होगा कागज को मोड़कर, एक तरफ उसको दबा दीजिए, एक तरफ फैला दीजिए, उसमें एंगल्स डेवलप हो जाता है। इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, वो ट्विस्ट कर जाता है, वो घूम जाता है। अब हाइड्रोजन के बॉन्ड के बाद जो अगला बॉन्डिंग है उसकी ओर हम लोग चलते हैं, और उसका नाम है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और इससे दूसरे शब्द हम लोग कहते हैं नॉन पोलर इंटरेक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है अब हमारे सामने है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है उसको हम लोग नॉन पोलर इंटरेक्शन भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक का जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, इट इज वाटर इंडिपेंडेंट। इसको पानी से कोई लेना देना नहीं है, पानी में ये कभी बनता नहीं है, ये हमेशा हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। एकदम स्पष्ट इसका फैक्ट है कि पानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि कौन से एमिनो एसिड्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन दिस इंटरेक्शन। कौन सा है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, है ना, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन एंड मैथ्योनिन। ये 7 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं। इन 7 अमाइनो एसिड्स के इंटरेक्शन से हाइड्रोफोबिसिटी क्या होता है, बढ़ता है। और जैसा कि हम लोग जो भी आप सब लोग पढ़े ही हैं, एलानिन जो है ये बड़ा पावरफुल हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल अदा करता है। इसलिए एलानिन की ज्यादा मात्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मेंटेन करता है। जब इस तरह की बातें होती हैं, आप क्वेश्चन में भी देखेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को सबसे ज्यादा कौन मेंटेन करता है, आंसर होता है एलानिन। तो भाई एलानिन क्यों, ठीक है ना, एक तो छोटा है और दूसरा
इसमें ये हाइड्रोफोबिक है नेचर का। अगर एलानिन का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो एलानिन का स्ट्रक्चर हम लोग क्या दिखता है? एलानिन के स्ट्रक्चर में हम लोग को एक मिथाइल ग्रुप दिखता है, बस यही तो है, मिथाइल ग्रुप। अब ये मिथाइल, एक बार उस स्टेटमेंट को सर, एक बार उस स्टेटमेंट को फिर से रिप्लाई सर फिर से बोलिए ना सर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैं कई बार एक स्टेटमेंट को बोलता हूँ, ठीक है ना, सुनते रहिए ठीक से, ठीक है ना। जी सर। देखिए, ये जो है वो एलानिन का स्ट्रक्चर है। इस एलानिन के स्ट्रक्चर में ये जो है ये तो पेप्टाइड बॉन्ड का हिस्सा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। कई बार मैंने सवाल आता है, सर देखिए इधर इधर तो चार्ज वार्ज है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। तो जो साइड चेन है वो साइड चेन कौन सा है? हम कहते हैं जो साइड चेन है वो तो ये है, मिथाइल ग्रुप। अब ये मिथाइल ग्रुप अपने चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, ये क्या है? ये इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट के साथ इसका जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा इंटरेक्शन होगा? कैसा इंटरेक्शन होगा? तो बोलिए इंटरेक्शन हमेशा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। अब इसी के कारण क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी होता है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो कौन करता है? एलानिन। आप देखेंगे किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर का अगर सीक्वेंसिंग रीड करेंगे आपको सहजता के साथ एलानिन ज्यादा दिखता है। और भी चर्चा करेंगे ऐसा क्यों होता है, कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा यही कारण है कि एलानिन जो है इसके पास छोटा एक मिथाइल ग्रुप होता है और ये अपने चारों तरफ के सराउंडिंग से हाइड्रोफोबिक ही रिलेशन रखता है, क्योंकि चार्ज तो इस पर है नहीं, मिथाइल पर कोई चार्ज है नहीं, तो आयनिक इंट्रैक्शन से ये परहेज करता है। ठीक है। अब जो है एक स्टेटमेंट होता है, वह स्टेटमेंट ये होता है कि किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को छोड़ दिए, सेकेंडरी में देख लें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करेंगे तो जो किसी भी प्रोटीन के स्टेबिलिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा प्रोटीन उतना ही स्टेबल होता है। इसलिए ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, मोर टू मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। यह किसी भी चीज के लिए, मतलब प्रोटीन के नेचर के लिए भी यह जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यह बहुत जरूरी होता है। ठीक है। इसका जो आप रोल देखेंगे तो रोल जो है वो स्ट्रक्चरल भी है एंड फंक्शनल भी है। ठीक है ना, फंक्शनल फीचर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए भी जरूरी है। जैसे कोई पूछेगा सर स्ट्रक्चरल क्या इसका इंपॉर्टेंस है हाइड्रोफोबिक का, स्ट्रक्चरल रोल में क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है। और कोई पूछे फंक्शनल रोल में, फंक्शनल रोल अगर कहें तो मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल लिखता हूं, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये सब इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो। और तो और जो प्रोटीन का कोर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो कोर होता है, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा मोटे डायग्राम्स बना रहा हूं। देखो ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है, यह एक अल्फा हेलिकल प्रोटीन है। अब आप देखें क्या, इसका जो कोर रीजन होता है, इसका जो कोर रीजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं।
ठीक है, थोड़े थोड़े हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वह वही, मान लो कि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O निकला हुआ है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकला हुआ है। यहाँ जो नाइट्रोजन है उससे, अभी जो डायग्राम सिखाया था आपको हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है, और यहाँ जो है कार्बन का डबल बॉन्ड, तो इस तरह की चीजें रहती हैं। तो अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, यहाँ अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, ये अंदर के इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि यह क्या हो, ये जो रीजन है आपका, ये रीजन जो है, ये सब रीजन क्या होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ जो अगल बगल के अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो जितने ज्यादा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे उतना ही इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। क्योंकि इसके चारों तरफ, प्रोटीन के चारों तरफ क्या है, हम लोग सर प्रोटीन के चारों तरफ तो पानी है, ये जो पूरा का सब पूरा जो ये एरिया है वो क्या है इसके चारों तरफ, ये पूरा एरिया क्या है इसके चारों तरफ पानी है। तो हाइड्रोफोबिक रहने से क्या होगा, पानी से अपने आप को बचाएगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज होने से, डैमेज होने से बचाएगा। लेकिन अगर ज्यादा ये हाइड्रोफिलिक रहा तो मामला गड़बड़ा सकता है, इसलिए हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और अब आगे बढ़ रहे हैं तो इसको हम हटा रहे हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। नहीं, इन सभी चीजों को सीखना है ताकि आपका जो अप्रोच रहे आने वाले वक्त में वो बहुत ही आसान रहे। इसके अलावा आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन या आयनिक बॉन्ड, या इसको सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। मैं ब्रिज का स्पेलिंग मिस कर रहा हूँ क्या, सॉल्ट ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। अब आप सोचें कि आयनिक का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग आयनिक को डिफाइन करते हैं। तो आयनिक को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब इस तरह का तो तभी हो सकता है जब क्या हो, जब ये हो कि एक तरफ सोडियम हो, एक तरफ क्लोराइड हो, सोडियम और क्लोरीन हो। हम लोग आयनिक इंटरेक्शंस को हमेशा डिफाइन करते हैं, इट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, स्पष्ट कहता है कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। सॉल्ट मतलब क्या, सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग सॉल्ट कहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है यह आयनिक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि सोडियम को देखते हैं तो क्या होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, 2A21, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि वही क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन का होता है 287, 17, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में आ जाए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के इसके ऑर्बिट में आ जाएगा, सोडियम पर प्लस चार्ज डेवलप कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण क्लोराइड पर माइनस चार्ज डेवलप कर जाएगा। और इस प्रकार जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अ सोडियम क्लोराइड, इट इज सॉल्ट ब्रिज बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है उसके बनने की गुंजाइश कहाँ होती है, तो कैन बी फॉर्म्ड इन अ प्रोटीन between the charged residues, charged residues। वैसे अमीनो एसिड्स जिन पर चार्जेस हैं वह एक दूसरे के साथ इस प्रकार का इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे स्पार्टेट पर माइनस चार्ज है, ग्लूटामेट पर माइनस चार्ज है, लाइसिन पर पॉजिटिव चार्ज है, आर्जिनिन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हिस्टिडीन पर पॉजिटिव चार्ज है। इन लोगों के बीच में साइड चेन में आयनिक इंटरेक्शन होने का चांस अच्छे से रहता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम में आयनिक इंटरेक्शन जो है वो बहुत प्रिफर्ड नहीं रहता, ये कुछ बहुत ही
आवश्यक इस परिस्थिति में ही इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रीफर करता है बायोलॉजी कि हम नॉन कोवैलेंट करें, फिर अगर आवश्यक हो तो कोवैलेंट बॉन्ड करें, और फिर आवश्यक हो तो आयनिक बॉन्ड करें। यहाँ आयनिक बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में वीक होता है। आयनिक बॉन्डिंग इज वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बोलेंगे सर, कैसे? टू ब्रेक आयोनिक बॉन्ड, अगर आपको आयनिक बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको कितना सामान्यतः ऊर्जा खर्च करना होता है? 4 to 30 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। एक एवरेज डेटा है, लेकिन वहीं पर अगर आपको कोवैलेंट तोड़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, यह आपको 200 to 400 किलो जूल पर मॉलिक्यूल चाहिए। इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में आयनिक बॉन्ड का सदुपयोग जो होता है वो किसी किसी खास जगह पर होता है, जिसके आगे स्ट्रक्चर हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार से आप कुछ बॉन्ड्स को देख रहे हैं। तो बॉन्ड के नेचर को भी हम लोग को भी देखना है। बॉन्ड जो है वो स्टेबिलिटी कैसे शो करता है। ठीक है, तो हम इस आयनिक और सॉल्ट ब्रिज को हटाते हैं। सॉल्ट ब्रिज टेक्निक आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अभी पहले सर्कुलर डिकॉरिज्म ये सबसे पहले हम बेसिक्स और कुछ पढ़ाते हैं। अब एक जो एग्जांपल है बॉन्डिंग का वो है वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। वैन डर वाल इंटरैक्शंस, अगर वैन डर वाल इंटरैक्शन की बात करें, वैसे पता है कि ये वैज्ञानिक के नाम पर है। इसको लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन फोर्स। ओके, और ये जो इंटरैक्शन है या डाइपोल मूवमेंट डाइपोल मोशन से जुड़ा हुआ है। डाइपोल का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। अब देखो, मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको उदाहरण से समझाता हूं। यह एक पॉलीपेप्टाइड का चेन है। ठीक है, इधर है एन टर्मिनल चार्ज्ड है, इधर है सी टर्मिनल चार्ज्ड है। जहां पर एन पर पॉजिटिव चार्ज है, सी टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज है। आप सोचे, एक इसका एक पोल ये हो गया, ये एक पोल हो गया, और एक इसका ये पोल हो गया। पोलैरिटी हो गई, ठीक है ना? जब पोलैरिटी हो गई तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज। ये जो है एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत बढ़िया होगा, आप पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट का कैसे एप्लीकेशन होता है डीएनए में भी और प्रोटीन में भी। इसके कारण ये इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है अपने इर्द गिर्द के चार्ज्ड मॉलिक्यूल से। ठीक है ना? ये नाइट्रोजन भी क्या चाहेगा कि मेरे इर्द गिर्द जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, अब मेरे इर्द गिर्द जो चार्ज मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्शन करें, और ये नेगेटिव भी चाहेगा मेरे इर्द गिर्द जो चार्ज मॉलिक्यूल है उसके साथ इंटरेक्शन करें। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यह जो मूवमेंट है या जो मोशन है डाइपोल मोशन, वह उस प्रोटीन के स्टेबिलिटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो इसी को वैन डर वाल्स इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग पास बॉन्डिंग का बेसिक्स हम लोगों ने देखा। अब हम लोग के पास एक सवाल आता है, और वो होता है कि कैसे प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन स्टेबिलिटी के लिए बॉन्डिंग का रोल है। रोल ऑफ बॉन्डिंग्स इन द कॉन्फर्मेशनल स्टेटस ऑफ प्रोटीन्स, है ना? अब यदि मैं पहला ही सवाल पूछूं, वो कौन सा बॉन्ड है जो बॉन्ड प्रोटीन के स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आंसर होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। वह कौन सा बॉन्ड है, मतलब वो कौन कौन से बॉन्ड है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है? तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं
हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। फिर बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। फिर बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आखिर ये हम क्यों बोल रहे हैं? ये सभी बॉन्ड प्रोटीन के स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो नेटिव कॉन्फॉर्मेशन क्या है, वो हमें डिफाइन करना होगा। नेटिव कॉन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन का नेटिव कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं सर नेटिव कॉन्फॉर्मेशन मतलब होता है उसका प्राकृतिक जो स्वरूप है, ठीक है। तो कहते हैं कि द स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन at lowest free energy, लोएस्ट फ्री एनर्जी लेवल पर जो प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वही उसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन माना जाता है। और हम लोग फ्री एनर्जी कैसे इंडिकेट करते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी से। कहते हैं कि जो गिब्स का फ्री एनर्जी है वो लोएस्ट, जैसे हम लोग अपने आप को सबसे स्टेबल कब महसूस करते हैं? जब हम लोग सबसे सामान्य स्थिति में रहते हैं, जब ना किसी का मोह रहता है ना ममता रहता है, एकदम कंफर्टेबल साधु मन है, उस तरह की चीज, तो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। और दूसरा कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है? दूसरा कॉन्फॉर्मेशन होता है एक्साइटेड कॉन्फॉर्मेशन। एक्साइटेड कॉन्फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? व्हेन द फ्री एनर्जी इज मैक्सिमम। जब फ्री एनर्जी मैक्सिमम होता है तो रैंडमनेस इंक्रीज, molecule becomes unstable, new work is performed, नया जो कार्य होता है वो उस वक्त होता है। इसलिए एक्साइटेड कॉन्फॉर्मेशन में काम होता है और स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। यह टॉपिक है, इस टॉपिक पर एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्लास इसमें लगेगा, आज रात में क्लास लेंगे हम, तैयार रहिएगा सब लोग। तो उसके कारण क्या होगा कि हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए।